दोस्तों, जो लोग हिजाब के प्रो में आर्गुमेंट देते हैं तो उनका कहना है कि हिजाब हमारे रिलीजन का एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है। इसको हमने बचपन से पहना है और साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम हिजाब पहने, अपने रिलीजन को अपने मन मुताबिक हम प्रैक्टिस करें। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के अकॉर्डिंग चलेगा कि रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है जो कि रिलीजन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29, 30। और आप भी अपना कंक्लूजन पीछे रख के आना, क्योंकि अगर आप पहले से ही कोई कंक्लूजन लेकर आए हो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आपको कुछ पॉइंट। दोस्तों, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे सामने कुछ ऐसा टेंशन रहता था कि हमारी अगली पीरियड कौन सी है, हमारा नोटबुक तैयार है कि नहीं, हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं, कुछ इस तरह का टेंशन रहता था। लेकिन अभी रिसेंटली में हमारे देश में कपड़ों को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल। और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसको आज से पहले मतलब कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ इस वीडियो का इंट्रो कुछ इस तरह होगा तो भाई इसको माफ़ करना, ये वीडियो का इंट्रो नहीं है। क्योंकि ये जो टॉपिक होती है, जो सेंसिटिव टॉपिक होती है, ये आज नहीं तो अगले 10 साल 20 साल ये टॉपिक आना ही है। आज से पहले ट्रिपल तलाक, भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पर्सनल है, इसमें आप क्यों इंटरवीन कर रहे हो। तो जी हाँ, सती प्रथा, भाई आप खुद ही सोचो कि हमारा जो अंग्रेज़ थे वो तो लूटने आए थे, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन करना था, तो वो पर्सनल मैटर में क्यों घुसे। अगर वो उनको सती अगर वो बैन नहीं करते तो उनका क्या बिगड़ जाता, लेकिन फिर भी सती बैन हुआ। तो इस तरह का जो इंट्रो होता है और इस तरह का जो टॉपिक होता है, ये कभी ना कभी ये सामने आ ही जाता है। और आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जितना कोशिश करूँगा कि न्यूट्रल रहने की, और साथ में आप भी कोशिश करना कि आप न्यूट्रल रहो। क्योंकि अगर आप कोई कंक्लूजन पीछे से लेकर आए हो तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा जो वैलिड होगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं जितना न्यूट्रल होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। और आप भी अपना कंक्लूजन पीछे रख के आना, क्योंकि अगर आप पहले से ही कोई कंक्लूजन लेकर आए हो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आपको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, तो पॉइंट्स सबके पास होता है, सबके पास अपना अपना वैलिड पॉइंट है। लेकिन हाँ, अगर एक ह्यूमन बींग सोच के चलना है और ख़ास करके एक इंडियन बनकर सोचना है तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एक्चुअली में सबको पता है, लेकिन एक ओवरव्यू में लूँगा। और साथ में मैं बात करूँगा कि हिजाब के प्रो में क्या क्या आर्गूमेंट है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि हिजाब के अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट है। उसके बाद मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूँगा, और साथ में जाते जाते मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करूँगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको मैं आज के वीडियो में टच करूँगा। दोस्तों, ये जो सारा इंसिडेंस स्टार्ट हुआ है ये कर्नाटका के उडुपी ज़िले से स्टार्ट हुआ है। दरअसल हुआ यूँ कि आज से करीब 1 महीने पहले कुछ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने पहुंच जाती है, जिसके रिएक्शन में जो हिंदू कम्युनिटी के बच्चे होते हैं वो भी सैफरन शॉल पहनकर क्लास अटेंड करने पहुँच जाते हैं। जिसका रिएक्शन ये होता है कि कॉलेज का जो प्रशासन होता है वो इन दोनों कम्युनिटी के बच्चे को कॉलेज में एंट्री करने से मना कर देता है। उनका साफ कहना होता है कि जब तक आप अपना सैफरन शॉल नहीं उतारोगे, जब तक आप अपना हिजाब नहीं उतारोगे, तब तक आपको कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके रिएक्शन में सबसे पहले कॉलेज का प्रशासन और पेरेंट्स के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें इन बातों को डिस्कस किया जाता है। वहीं मुस्लिम लड़कियां इस डिसीजन के खिलाफ विरोध करना शुरू कर देती है, तो उधर जो हिंदू बच्चे होते हैं वो भी इस डिसीजन का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि जब तक वो हिजाब नहीं उतारेगी तब तक हम अपना सैफरन शॉल भी नहीं उतारेंगे। और धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी बढ़ते चला जाता है। उसके बाद कुछ मुस्लिम लड़कियां होती है वो इस मैटर को हाई कोर्ट में ले जाती है, और जहां पर ये बात की जाती है कि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। और हाई कोर्ट ने इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो अपना सबसे बड़ा बेंच है, उनको ये मैटर रेफर कर दिया है। दोस्तों, जो लोग हिजाब के प्रो में आर्गुमेंट देते हैं तो उनका कहना है कि हिजाब हमारे रिलीजन का एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है, इसको हमने बचपन से पहना है। और साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम हिजाब पहने, अपने रिलीजन को अपने मन मुताबिक हम प्रैक्टिस करें। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हिजाब हम कौन सा कपड़ा पहने, क्या पहने, ये हमें सरकार क्यों बताएगी, ये तो हमारा पर्सनल चॉइस है। वहीं जो लोग हिजाब के अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं तो उनका कहना है कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी को इंश्योर करता है, और जो स्कूल और कॉलेज होता है वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक पब्लिक प्लेस नहीं है।
और वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। नहीं तो फिर हर एक रिलीजन के लोग अगर अपनी अपनी बातों को लेकर आ जाएंगे, अपने अपने प्रैक्टिस को लेकर आ जाएंगे, तो फिर यूनिफॉर्मिटी कहाँ दिखेगी। और यहाँ पर तो एक इतने मतलब कि मैं विथ रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है कि दिगंबर में जो जैन में जो दिगंबर्स होते हैं, जो विथ रिस्पेक्ट मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो जो नग्न होते हैं, तो वो भी अगर क्लास अटेंड करने उसी तरह आ जाए तो वो कहेंगे कि ये मेरा प्रैक्टिस है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। और यूनिफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि जो ऊंच नीच है, जो गरीब अमीर है, ये सारा भेदभाव मिट जाए, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए आया है, इसलिए हिजाब नहीं चलेगा। तो ये कहना है जो हिजाब के अगेंस्ट में आर्गुमेंट देते हैं। दोस्तों ये भी कितनी बड़ी आयरनी है कि जहां दुनिया में एक तरफ बुर्का और हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें बुर्का और हिजाब नहीं पहनना है, यहाँ पर कितने सारे यूरोपियन देश हैं, कितने सारे इस्लामिक देश हैं जो कि बुर्का और हिजाब को बैन कर चुके हैं। वहीं एक हमारा देश है जस्ट इसके अपोजिट, जहाँ पर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें हिजाब पहनने का अधिकार है। मतलब क्या आयरनी है। वैसे हम उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि रिलीजन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29, 30। इसमें सबसे मेन आर्टिकल है वो है जो इस केस को रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 25, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप अपने रिलीजन को लेकर स्वतंत्र हो, आप इसको प्रैक्टिस करने को लेकर स्वतंत्र हो। लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये पब्लिक ऑर्डर को हर्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा है कि हेल्थ, अगर रिलीजन को और हेल्थ के बीच में कुछ आ जाए तो फिर हेल्थ प्रिवेल करेगा। जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना आया था तो टेम्पल को बंद कर दिया गया था, मॉस्क में जो जितने भी भीड़ लगते हैं, जो भी ये नमाज़ पढ़ने को लेकर वो भी बंद किया गया था। तो हेल्थ को लेकर तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा है कि मोरालिटी। चौथा है कि अगर सरकार अगर सोशल वेलफेयर कुछ रिफॉर्म्स करना चाहे अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो वो कर सकती है। यहाँ पर रिलीजन आपका पर्सनल प्रैक्टिस नहीं रह जाएगा। और वैसे भी जनरली कहा जाता है, जो फेमिनिस्ट लोग कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वो पर्सनल जो हमारे होम घर है वो उसी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ये जो आर्टिकल 25 है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। और ये हिजाब को लेकर क्या कोर्ट कहता है, तो ये सब मैटर तो कोर्ट में ही है, तो ये फाइनली वही बताएंगे, क्योंकि भाई मेरा कोई अथॉरिटी है ही नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में यहाँ तक कहा है कि जो रिलीजन का जो इसेंशियलिटी है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या इसेंशियल है। जैसे कि एक बार चला गया था कि लाउड स्पीकर वर्सेस आजान, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको लाउड स्पीकर इसेंशियल है कि आजान इसेंशियल है। तो भाई आप खुद जानते हो कि इसका जजमेंट क्या आया होगा। आजान को इसेंशियल माना गया था लेकिन लाउड स्पीकर को इसेंशियल नहीं माना गया था। वहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा भी आया था कि तिरुपति मंदिर के जो पंडित थे उनका कहना था कि इस मंदिर में जो मेरे पूर्वज थे वो मतलब कि ये जो पंडित का पोस्ट है जो पुजारी का वो हेरिडेटरी है, यानी कि मेरे दादा थे तो मैं था, उसके बाद मेरा बेटा होगा, उसके बाद मेरा पोता होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। आप आगे चलकर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही इस मंदिर के पुजारी रहोगे, वो चेंज भी हो सकता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। उसके बाद एक केस ऐसा भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति है जो कि हिंदू है और जिसको कि बढ़िया से प्रैक्टिस मालूम है कि पूजा कैसे होता है, पूजा पद्धति कैसी होती है, तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही पूजा करेगा, दूसरे रिलीजन दूसरे कास्ट के लोग भी पूजा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक आगे दिया है। तो ये तो शुरुआत से आप सोचो कि ये तो हज़ारों सालों से चला आ रहा था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये वैलिड नहीं है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। दोस्तों और भी कई सारे इंसिडेंट्स हैं, जैसे कि हिंदू में बहुविवाह की प्रथा को रोका गया, सती प्रथा को रोका गया। अभी रिसेंटली सबरीमाला केस में जो वुमेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था, जो कि हज़ारों सालों का प्रैक्टिस था, जो कि ट्रेडिशनल था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके खिलाफ जजमेंट गया। तो जो लोग अगर हिजाब के समर्थन में जो लोग कह रहे हैं, तो उनको तो सबरीमाला में भी वही बात कहनी चाहिए। तो भाई बात वही हो जाती है ना कि सबका अपना अपना पॉलिटिक्स है, और जो लोग एक्चुअली में जानते हैं तो वो इन बातों को जनरली से उठाते नहीं है, और जो लोग उठाते हैं उनको इस बात से मैटर ही नहीं करता कि इस मैटर को सॉल्व करना है, उनको तो पॉलिटिक्स करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के अकॉर्डिंग चलेगा कि रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए। हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो ऑफकोर्स
कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा। दोस्तों, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए करीब 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इन 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक टॉपिक का बार बार जिक्र किया है उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बार बार सजेस्ट किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक चर्चा करो और उस पर एक कानून बनाओ, क्योंकि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू नहीं हो जाता है तब तक जो इस तरह की डिवीज़न है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे कि 1947 में जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था कि आप एक रिलीजन में तो आप रिफॉर्म ला रहे हो लेकिन दूसरे रिलीजन को आप छोड़ दे रहे हो, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है। और इसी बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे नेहरू कैबिनेट के। और इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बार बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल भी पूछा गया था कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कल्चर है, इतना सारा डाइवर्सिटी है, तो इसके सबके लिए एक कानून कैसे हो सकता है। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्यारा सा जवाब दिया था कि भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, कानून ही तो बना रहे हैं। जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो वो किसके लिए बना रहे हैं, इतना बड़ा देश के लिए ही तो बना रहे हैं। उनका तो यहाँ तक कहना था कि जितने भी रिलीजन है उसमें एक रिफॉर्म किया जाए, कि जितनी भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिस वक्त बनी होगी उस वक्त तो उनका औचित्य होगा, लेकिन आज के डेट में अगर उनका औचित्य नहीं है तो उनमें एक रिफॉर्म लाना चाहिए। और जितने भी हमारे दलित है, वंचित है, माइनॉरिटी है, उन सब का सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो कि जिसमें कि वो देश की तरक्की में, डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा कि रिलीजन से चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, तो जब जब कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन की बात आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन आगे रहेगा, ये मैंने पहले भी कहा था। अब दोस्तों, इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाने के बाद सभी लोग सोचते हैं कि जिसने ये वीडियो बनाया है तो वो इस टॉपिक को लेकर क्या सोचता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो कि देखिए, जितने भी सारे रिलीजन है वो जब बने थे तो उस वक्त उनमें कितनी सारी बुराइयाँ थी, कितनी सारी अच्छाइयाँ थी। और जब वो आया गया था, जब वो उसमें जो कोई भी रूल लॉ कुछ भी जो भी आया होगा, कस्टम ये सब, वो सब जब भी आया होगा तो उस वक्त एक औचित्य होगा। अब गलत होगा सही होगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के डेट में जब हम इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं तो जितने भी ऐसे ऐसे कस्टम हैं जिसका औचित्य नहीं है आज के डेट में, तो उसको रिमूव करना चाहिए। जैसे कि सती प्रथा था, भाई रिलीजन का कितना हज़ारों सालों से चला रहा था, लेकिन इसको रिमूव किया गया क्योंकि ये औचित्य नहीं था। फिर हमारे देश में जो सबरीमाला केस था उसके खिलाफ भी जजमेंट आया, उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके खिलाफ भी जजमेंट आया। और अभी जो हिजाब है तो इसको लेकर ट्रॉपिकल कंट्री में पूरे शरीर को ढक के रखना, हालांकि हिजाब में कहा जाता है कि ये जो फेस है वो ढका नहीं रहता है, लेकिन वो भी एक पर्सनल चॉइस होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि हम बचपन से पहनते आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिजाब बैन है, बुर्का बैन है, तो ये बात को समझना होगा। और फाइनली कि हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, भाई सबको मिल के रहना है। और सबसे बड़ी बात कि इस टॉपिक पर वो लोग वीडियो बनाते हैं जिनको पॉलिटिक्स करना है। और मैं सच में बता रहा हूँ कि भाई जो लोग हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं तो भाई वो घूंघट में चुप हो जाते हैं, और जो लोग हिजाब के सपोर्ट ले रहे हैं वो घूंघट के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का पॉलिटिक्स चलता है। तो जो लोग इस पर वीडियो बनाते हैं वो लोग ज़्यादातर, भाई अभी आप देख सकते हो कि हमारा देश में पॉलिटिक्स कितनी नफरत से भर गई है। मैं कोशिश करूँगा, मैं जहाँ तक मैंने कोशिश किया है कि भाई मैं न्यूट्रल रहूँ। और मैं सच में कहता हूँ कि जो भी औचित्य उस वक्त तो था, जो भी पहले जो भी चला होगा वो तब तो ठीक है, लेकिन अभी जिस चीज़ का औचित्य नहीं है वो रिमूव होना चाहिए। और ख़ास करके यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, हम कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो ये मेरा कहना है और ये मेरा है। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपका ये अधिकार है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, तो ये मेरा अधिकार है। लास्ट टाइम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी किसी रिलीजन में रिफॉर्म होता है तो उसका उस वक्त बहुत तेज विरोध होता है। कोई भी ऐसा रिफॉर्म नहीं है जिसका विरोध नहीं हुआ है, लेकिन 4 साल 5 साल जितने भी टाइम लगता है, लेकिन वो फिर पटरी पर आ जाता है, फिर वो न्यूट्रल हो जाता है और फिर वो पार्ट हो जाता है लाइफ का। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इसको पहले से ही कंक्लूजन लेकर आए हो कि मैं इसका सपोर्टर हूँ, तो भाई आपको इस वीडियो से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडियन बनकर आए हो, एक ह्यूमन बीइंग बनकर आए हो, तो आपको इस वीडियो से कुछ बातें तो ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।